2024 का चुनाव नजदीक है और सारी सामाजिक संगठनाएं, नागरिक सोसाइटियां, साहित्यकार, कलाकार ये कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है। हम भी उसी मत के हैं, भाजपा को हराना है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी से एक सवाल पूछा गया था कि बाबा साहब आंबेडकर जी, आप सक्रिय स्वतंत्रता के आंदोलन में क्यों नहीं है? तो बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो जवाब दिया था उसे 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर सोचने की जरूरत है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा कि मैं अगर चाहूं तो मेरी कौम लड़वैया है और वो देश के लिए कुर्बान होने से डरती नहीं है। और मैंने आदेश दिया तो भीमा कोरेगांव में मुट्ठी भर मेरे समाज के अनुयायियों ने उनसे 50 गुना बड़ी फौज को हराया है। ये हमारा इतिहास है। हम बुनियादी तौर पर हक और अधिकारों के लड़ने वाले कौम से ताल्लुक रखते हैं। तो स्वतंत्रता के आंदोलन में मैं अगर आदेश दूं तो हम उतर जाएंगे। बाबा साहब आंबेडकर जी का सवाल इससे आगे का था कि हम लड़कर स्वतंत्रता ले लेंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठेंगे वहां हमारे लिए क्या है? हम लड़ेंगे, अंग्रेजों को हटाएंगे, लेकिन जो सत्ता भारत में आएगी उसमें हमारी भागीदारी कहां है? उसमें हमारे अधिकार कहां हैं? हमारा अस्तित्व कहां है? तो तुम जो कह रहे हो कि मैं स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं हूं, यह गलत है। मैं तो स्वतंत्रता के आंदोलन में पहले से ही शामिल हूं। मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जो मुट्ठी भर लोगों की मिल्कियत का न बने, जो मनुवाद और हिंदुत्व, जो मनुवाद या हिंदू राष्ट्र के नाम से मुट्ठी भर लोग जो देश को अपने कब्जे में रखना चाहते, उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं उस समाज को जागृत कर रहा हूं जो सदियों से वंचित रहा है, केवल सेवा में रहा है। तो आजाद होने के बाद केवल हम सेवा में लगे रहेंगे तो देश के आजाद होने का मतलब क्या है? देश जब आजाद होगा तो मुझे उसमें सहभागिता चाहिए, मुझे यह एहसास होना चाहिए जिम्मेदारी का, और जिम्मेदारी का एहसास तभी ही होगा जब मुझे प्रतिनिधित्व मिलेगा। 2024 के इलेक्शन को हम उस नजरिए से देखते हैं कि भाजपा को हराएंगे, 200% हराएंगे, लेकिन जो लोग बैठेंगे उनसे हमारा सवाल है कि हमारे प्रतिनिधित्व के बारे में क्या, हमारे रिजर्वेशन के बारे में क्या, हमारे हक और अधिकारों के बारे में क्या? तो केवल हराना यानी बटन दबाकर आ जाना, इतना ही मकसद नहीं है। केवल नेताओं को बदल देने से इस देश की समस्याएं हल नहीं होगी। भाजपा आने के बाद में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई है, बिल्कुल सही है। तो क्या आजादी के बाद से जिनके हाथों में सत्ता थी उन्होंने देश को सुजलाम सुफलाम बना दिया? क्या किसानों के लिए उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि भाजपा आने से पहले किसान सुजलाम सुफलाम था? क्या माइनॉरिटी मुस्लिमों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए ऐसे कानून बनाए कि भाजपा आने से पहले उसके ऊपर धार्मिक हमले न होते हो? भाजपा आने से पहले वो हर जगह कम से कम अपने लोक संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व पाता था। क्या ऐसी व्यवस्था आपने दी? इस व्यवस्था को अगर पाना है तो केवल नेताओं को बदलने से नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर का, महात्मा ज्योतिबा फुले का, छत्रपति शाहू महाराज का नैतिक राजकारण करने वाले लोगों को चुनकर देना निहायत जरूरी है। तो भाजपा को हराने के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चयन जो राजनीति की नैतिकता कम से कम अपने आचरण में रखते हो, जो करप्ट नहीं है, जिन्होंने सत्ता में जाके लूटपाट न की हो, जिन्होंने हजारों साल इस देश के इतिहास में जो पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, कारागिरों का, किसानों का हक और अधिकार के लिए संघर्ष रहा है, सत्ता में मंत्री बनने के बाद, आमदार बनने के बाद, खासदार बनने के बाद उन्होंने यहां न्याय दिया हो। तो हमारी जो सोच है 2024 को लेकर, वो केवल नेता को बदलने की नहीं है। नेता हम वो चुनेंगे भाजपा के विरोध में जिसके पास में कम से कम
महात्मा ज्योतिबा फुले का दर्शन हो। कम से कम छत्रपति शाहू महाराज ने सियासत को हाथ में लेते ही 50% आरक्षण दिया, और उसे अगर नहीं भरा जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों को शिक्षा की तरतूद की कहां है। आजाद भारत में आरक्षण पाने वाले लोगों का बैकलॉग पड़ा है, लेकिन कोई भी सत्ताधारी सत्ता में जाने के बाद में यह कानून नहीं बनाता कि बैकलॉग नहीं भरा जाएगा तो उस विभाग का हेड, उस विभाग का मंत्री जिम्मेदार रहेगा और उस पर आपराधिक कानून दर्ज किया जा सकता है। 2024 के चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो बनेगा, हम चाहते हैं उसमें कि अल्पसंख्यक जो ईसाई समुदाय से आते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनके विरोध में भाजपा ने जो जहर बोया है, उस जहर की काट एट्रोसिटी एक्ट है। क्या मैनिफेस्टो में जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वे लोग अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे कि मुसलमान, ईसाई और ऐसी कौमें जो मनुवाद के दहशतवादी धार्मिक हमलों से परेशान हैं, उनके लिए धार्मिक उत्पीड़न का कानून हम बनाएंगे? डालिए आप मैनिफेस्टो में। हम भाजपा को हराने के लिए आपके साथ में हैं। क्या आप ये डालेंगे जितना खासगीकरण भाजपा के काल में हुआ है वो पूरा खासगीकरण हम सत्ता में आने के बाद में खत्म कर देंगे? जितनी सरकारी कंपनियां भाजपा ने बेची है वो पूरी सरकारी कंपनियां हम सत्ता में आते ही वापस सरकार के जिम्मे कर देंगे, उसका सार्वजनिकीकरण कर देंगे। क्या किसानों के बारे में स्पष्ट भूमिका आप लेने वाले हो? रानी अंबानी के गोदामों को, जिसके पीछे स्पष्ट कृषि के दोहन की रणनीति है, उसे खत्म कर दोगे? क्या आप मैनिफेस्टो में यह डालोगे कि हम सत्ता में आने के बाद किसी से भी नागरिकता के बारे में कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि नागरिक कौन है इसकी स्पष्ट व्याख्या संविधान में दी है। उसके लिए कागज की जरूरत नहीं है। क्या आप लिखोगे? क्या आप लिखोगे कि आप ऐसी ताकतें जो आरएसएस के इशारे पर चलती है उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो स्पष्ट है। ऐसे संगठनों पे बंदी डालोगे? क्या आप ये भी लिखोगे कि ऐसी ताकतें जो धर्म के आधार पर इस देश में ध्रुवीकरण करती है, समाज के दिमाग को, समाज के शांति को, समाज के व्यवसाय को, समाज के सुख शांति को बर्बाद कर देती है, उन पर कड़क कार्रवाई का कानून बनाएंगे? ये गारंटी देते हो कि जिसकी जितनी लोक संख्या है उतना प्रतिनिधित्व हम लोकसभा के भाजपा को हराने के लिए प्रतिनिधित्व देंगे? केवल भाजपा को हरा देना, इतना ही अगर हमारा उद्देश्य है तो ये उद्देश्य अधूरा है, ऐसा हम समझते हैं। भाजपा को हराने के उद्देश्य की पूर्तता हम लोगों को अपने हक, अधिकार, आरक्षण और लोक संख्या के प्रतिनिधित्व की मांग से पूरी करनी पड़ेगी। हमारी स्पष्ट भूमिका है। हम कोई सुपारीबाज नहीं है, हमने किसी को बढ़ा दिया, हमने किसी को गिरा दिया। इस भारत में नैतिकता पर चलने वाले लोगों को चुनकर देना निहायत जरूरी है। कौन सा ऐसा नेता है जो भाजपा के ईडी से नहीं डरता? जो नहीं डरता वही तो फुले शाहू आंबेडकरी विचारों पर चलने वाला नेता है। देंगे उसको चुनकर भाजपा के विरोध में। लेकिन ऐसा नेता जो भाजपा के ईडी से डरकर अभी भाजपा में है, बाद में इधर आ जाएगा और कहेगा कि मैं धर्मनिरपेक्ष बन गया, आप मुझे चुनकर देने वाले हैं। 2024 का चुनाव ये देश की नीतियों को तय करने वाला चुनाव है। वो केवल धर्मांतर ताकतों को हटाने वाला नहीं है, वो तो हटाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी का अभ्यासक्रम हम फिर से संवैधानिक मूल्यों पर ही खड़ा करेंगे। अभ्यासक्रम में संविधान का अभ्यास कंपल्सरी करेंगे, पहली से लेकर तो आखिरी शाला तक। क्या हम ये मैनिफेस्टो में डाल सकते हैं? क्या उन संतों की पढ़ाई होगी जिन्होंने भारत में धर्मांतर ताकतों के विरोध में और संस्थात्मक धर्म के विरोध में लोकात्मक धर्म रखकर मिश्र संस्कृति को जन्म दिया? क्या उनके बारे में पढ़ाएंगे? क्या हम गाडगे महाराज को, क्या हम कबीर को, क्या हम फरीद को, क्या हम संत तुकाराम जी को, क्या राष्ट्रसंत तुकोजी महाराज को सही ढंग से पढ़ाएंगे? क्या हम नैतिक मूल्यों को सही ढंग से पढ़ाएंगे? क्या हम पूरा अभ्यासक्रम बदलने के लिए मैनिफेस्टो में इसका प्रतिबिंब दिखाएंगे? इस देश में करोड़ों लोग
अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। बहुत छोटा हिस्सा शासन प्रशासन में है, लेकिन इस देश का 130 करोड़ में से लगभग 40 करोड़ आदमी रास्ते पर मेहनत करके खेती में रोजी रोटी कमाता है। क्या चाहिए उसे? उसे सुरक्षा, उसके अस्तित्व को एक मान सम्मान, उसके दिमाग को शांति, उसके स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, ये अहम है। क्या ऐसे मैनिफेस्टो आप बनाओगे? हम मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि के रूप में बात करते हैं आपसे कि मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं है, ठीक है, शिक्षा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुसलमान मेहनत से कमाता है। आज उसे घूमने में डर लगता है, आज रेल में जाने में डर लगता है, आज बस में जाने में डर लगता है, अपनी बस्ती से निकलकर दूसरे बस्ती में व्यापार करने के लिए डर लगता है। स्लोगन लग रहे हैं उसके नाम से, बड़े बड़े बाबा जी आकर हजारों के भीड़ में मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं। आपके मैनिफेस्टो में हम हराएंगे भाजपा को 200%, आपके मैनिफेस्टो में इसके बारे में क्या है? क्या ये नहीं पूछोगे कि केवल हराना है और इसके बाद सिर्फ जिताना है? 75 साल की ये जमहूरियत, ये प्रजातंत्र आम आदमी के दिमाग में सिर्फ हराने के लिए और जिताने के लिए ही सांस्कृतिक जिताने के लिए और हराने के लिए ही बनाई गई कि हराएंगे फिर जिताएंगे, फिर उसे जिताएंगे, उसे हराएंगे, उसे गिराएंगे। क्या भारत की राजनीति आम नागरिक को हराने और जिताने का गुलगुला देने के लिए ही स्थापित की गई थी? बाबा साहब आंबेडकर जी के राजनीति के मुद्दे क्या थे? राजनीति का ताना बाना, संविधान का ताना बाना बाबा साहब आंबेडकर जी ने बनाया क्यों था? इस बारे में कभी सोचेंगे नहीं हम लोग? हर एक आदमी का मूल्य हो, यहां पे मूल्य धार्मिक नारों में खत्म किया जा रहा है। महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार क्या चाहता है ये मुसलमान? ये मुसलमान चाहता है वो जो सरकार चुन कर देता है वो कम से कम उसे ये एहसास तो दिलाए कि ईमानदार सरकार जो शासन प्रशासन को सही संवैधानिक तरीके से चलाती है, इसमें उसे डरने की जरूरत नहीं है। उसके मान सम्मान के साथ उसके मेहनत को एक अच्छा सम्मान मिलेगा। यही चाहता है ना मुसलमान। आप 75 सालों में ये नहीं दे पाए। कोटा की मार मुसलमानों पे, यूएपीए की मार मुसलमानों पे, हर इलेक्शन में धर्मांध ताकतों के हमले मुसलमानों पे, और आज फिर भाजपा को हराना है करके हम मैदान में आएंगे। निश्चित तौर पे आएंगे, निश्चित तौर पे, लेकिन हमारे विचारों को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए कि यही समय है जब आप अपनी प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हो। यही समय है जब आप अपने आरक्षण की मांग कर सकते हो। सारे अनुसूचित जाति जमाती जनजाति के लोग अपने बैकलॉग भरने की मांग कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी मुस्लिम्स मिलकर यही समय है। अगर भाजपा को हराना है तो संविधान में जिस भारत के राजनीति का दर्शन दिया हुआ है, जिसे बाबा साहब आंबेडकर जी ने विस्तृत से रखा है, उसे इंप्लीमेंट करने का यही समय है। भाजपा को हराएंगे, लेकिन सकारात्मक सोच, सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक मैनिफेस्टो को लेकर हराएंगे। और जो कूद कर इधर से इधर आएंगे या जो इधर से कूद कर उधर गए हैं, उनको चुन कर नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि चुनाव में करोड़ों रुपए लगते हैं। अगर यही संस्कृति है तो किसे हराना है और किसे नहीं हराना है ये बेमानी हो जाता है कि करोड़ों रुपये लगाकर चुनाव जीतने की योजना बनाने वाला क्या कल्याणकारी राज्य का हिस्सा हो सकता है? इसे भी हमें सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि 2024 का चुनाव 75 साल में राजनीति के बारे में, देश की समाज व्यवस्था के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के बारे में जो आपने नहीं सोचा, वो सोचकर सही उम्मीदवार को चुनकर देने का समय है। भाजपा को हराएंगे, लेकिन सही उम्मीदवार को चुन कर देंगे। प्री मैनिफेस्टो में वे सारे चीजें डालकर उन्होंने ऐलान करना चाहिए कि हम ये चीजें करेंगे। क्या शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन खत्म करोगे? क्या कॉन्ट्रैक्ट, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पर निकली है? क्या भाजपा को हराने वाले ये जाहिरनामा करेंगे कि हम सत्ता में आने के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट पद्धति ही हम बंद कर देंगे? क्या ये आप कर सकते हो?
अगर आप कर सकते हो तो भाजपा को हराने के लिए हर वयस्क मतदार बाहर निकले।